बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मेसी का जो है ना फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो एनाटॉमी का पहले हमने किया था, ठीक है। आज हमारा फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें है इंट्रोडक्शन कि फिजियोलॉजी है क्या। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि जो एनाटॉमी है ना, तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। मीन बॉडी की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त की जो स्टडी हम करते हैं उसको हम नाम देते हैं एनाटॉमी का। एंड फिजियोलॉजी मीन्स डील विद द बॉडी फंक्शन, ठीक है। वो मेडिकल साइंस की ब्रांच या बेसिकली ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। जिस तरह साइंस की तीन ब्रांचेज है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। और जो बायो है ना, तो बायो का जो मेन कंसर्न होता है उसका होता है लाइफ के साथ, मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो बायोलॉजी की फर्दर दो ब्रांचेज हैं। एक को हम नाम देते हैं एनाटॉमी और सेकंड हमारे पास है फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी में क्या है कि स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला पोर्शन हमने एनाटॉमी का डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट हमारे पास है फिजियो या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील विद द बॉडी फंक्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमें पता है कि किस तरह से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होके हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और बॉडी की फंक्शंस का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। बॉडी के अगर ऑर्गन्स, उसकी स्ट्रक्चर्स एक प्रॉपर फॉर्म में होंगी, देन जो हमारी बॉडी है वो अपने पूरे के पूरे फंक्शंस जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगी और इस तरह से जो हमारी लाइफ है वो एक प्रॉपर जो है ना सही तरीके से चल सकेगी। तो इसमें हम फिजियोलॉजी में देखते हैं कि क्या है। वो कहते हैं कि फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट ट्रीट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के फंक्शंस और उनकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम है, उन सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स, इन सब की जो है ना फंक्शन की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। आगे है कि बेटा फिजियोलॉजी वो कहते हैं कि टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। फिजिक्स मीन नेचर एंड लोगोस मीन साइंस या स्टडी। सिंपली हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि बॉडी के वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए। वर्क या फंक्शन एक ही लफ्ज है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, ये सारी स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। आगे हमारे पास है फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व सच एज। अब इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। इसमें इस लाइन के अंदर बेटा जो लिखा हुआ है इसमें है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में तो हमने कहा कि बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, उसमें इंसान भी आ सकते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, उसमें प्लांट भी आ सकते हैं। तो उन तमाम की अगर हम ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फंक्शंस की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन जहां पे हम स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग्स की लिविंग और जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी की फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे। सो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के फंक्शन को जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सेकंड बेटा हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना, कि प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की स्टेम की बात करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है कि पूरे प्लांट को सपोर्ट करना। इस तरह अगर हम उसके लीव्स की बात करते हैं तो उसका काम होता है जो है ना फूड को बनाना। इस तरह फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू जो प्लांट जो होते हैं वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, तो ये उनके लीव्स का एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन की स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को अगर हम स्टडी करते हैं सच एज मॉलिक्यूलर या सेलुलर फिजियोलॉजी। फर्दर दो ब्रांचेस हैं फिजियोलॉजी की। एक को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी का। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी मीन इन विच वी स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन लिविंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन मॉलिक्यूल्स के क्या फंक्शन है ये सारी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास है सेलुलर फिजियोलॉजी। नाम से शो है मीन सेल्स। सेल्स मुख्तलिफ होते हैं ना, जिस तरह ब्लड सेल्स है, ठीक है, इस तरह नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कनेक्टिव सेल्स होते हैं। मुख्तलिफ सेल्स के फंक्शन की स्टडी हम करेंगे सेलुलर फिजियोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास कुछ अदर स्पेसिफिक फिजियोलॉजी है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या सिस्टेमिक फंक्शन सच एज न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी सच एज शो द नेम
कि न्यूरो मीन्स जो हम जिसमें न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या है, जो हमारे ब्रेन यानी कि या हमारे सीएनएस के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। इन द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी इन विच वी स्टडी द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी मीन जिसमें हम रिस्पायरेटरी फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन को स्टडी करते हैं या उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स। लंग्स क्या है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, उसकी स्टडी हम करते हैं रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है बेटा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी जैसे कि नाम से शो है, इसको हम सीवीएस भी कहते हैं, जिसमें हम हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड की सर्कुलेशन, आर्टरीज, वेन, कैपरीज, इस सब के फंक्शन की स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी के अंदर उसको हम नाम देते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी थी। सेकेंड हमारे पास है सेल। सेल को क्या है, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन कि सेल होता है क्या है। सेल बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। चाहे किसी भी चीज की बॉडी हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है बेटा उसको सेल है। जिस तरह एक घड़ी है, घड़ी में सेल जो होता है वो बेसिक उसका यूनिट है जो उसको चलाने में होता है, उसके बगैर वो नहीं चल सकती। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जिसमें हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन रखता है, उसको हम सेल का नाम देते हैं। सेल के अगर हम बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें दो होते हैं। एक को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और देन हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ये आपको सेल की स्ट्रक्चर नजर आती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि सेल में क्या क्या है। ये बेसिकली एक सारा का सारा सेल है। सेल का जो बेसिक दरमियान में हिस्सा है बेटा जिसको हम सेंट्रोल या वो हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल्स होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, हम उसको क्रोमेटन्स वगैरह भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो फर्दर बाकी सारा का सारा पार्ट्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, ये हमारे पास बेसिकली साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ लाइसोसोम्स होते हैं, उसके अंदर उसमें गोल्जी एपरेटस आ जाते हैं, उसमें मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोफिलामेंट्स, राइबोसोम्स, उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये मुख्तलिफ अदर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अगर जब तक हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म को भी फर्दर जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक उसके अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। अभी एक सारा का सारा आपको नजर, एक तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये सेल्स के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो साइटोसोल है। और उसके अंदर जो अदर ये ऑर्गेनल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड देन मैक्रोफिलामेंट्स, मैक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों मिलके बेसिकली साइटोप्लाज्म बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो होते हैं वो 5 तरह के आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक हमारे पास है नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स मीन जो न्यूरॉन्स बेसिकली जो सीएनएस के अंदर होते हैं। और मसल सेल्स जो मसल्स को कंट्रोल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो अंदर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। इम्यून सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं, जो कि जिसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड सेल मुख्तलिफ हैं, ब्लड सेल जिसमें व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल में जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर होता है, ठीक है। वाटर जो है ना वो सेल के अंदर होता है 65 to 80%। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती हैं, बेटा लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे के सारे अदर ऑर्गेनल्स। उसके बाद है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। सेल्स के ऑर्गेनल्स में कौन कौन से हैं। अब पहला जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम में ऊपर बताया था कि पहला जो है ना सेल का ऑर्गेनल उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। मेम्ब्रेन में जली सेल्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल्स के बाहर जो एक लेयर होती है जिसको हम आउटर कवरिंग कहते हैं वो हमारे पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होती है। इट इज वेरी थिन इन नेचर, अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर, ये बहुत बारीक होती है और इसकी
जो अगर हम बात करते हैं कि कितना हद तक होती है, मीन थिकनेस क्या है इसकी, 8 से 10 नैनोमीटर है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली लिपिड्स बाय लेयर्स, मीन दो लेयर्स होती है। जिस तरह सैंडविच नहीं होती, उसमें ऊपर और नीचे होती है और दरमियान में कोई मटेरियल होता है, ये बिल्कुल इस तरह से है। ये एक लिपिड्स बाय लेयर है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और सैंडविच मीन दरमियान में मौजूद होते हैं। एंड प्रोटीन आल्सो एम्बेडेड इन इट, प्रोटीन जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होती है। मीन इसके अंदर सिंपल आप कह सकते हैं बेटा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। आगे जो अपनी चीज के वो कि फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है? जो मेन फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंट। वट जो हमारे मुख्तलिफ सब्सटेंट होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं। कुछ जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसके लिए ये एक पैसेज का काम करती है, तो उनको सेल के अंदर और बाहर जाने में उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। These act as a transported by attached to the cell membrane protein। अब कुछ क्या होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं, जिसके साथ हमारे मुख्तलिफ ड्रग, हमारे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जाके उन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। फिर उन प्रोटीन्स के साथ अटैच होने के बाद सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परमिट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल। सेल मेम्ब्रेन का काम ये भी होता है कि सेल के अंदर जो आयंस के मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, वो उनको एक रास्ता प्रोवाइड करती है, उनको बाहर जाने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो है प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, सो इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनल्स। सम कार्बोहाइड्रेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन। इसका एक और फंक्शन ये भी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं कुछ हार्मोन्स को, कुछ ड्रग को बेटा बाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह इंसुलिन, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है ना, जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स बनाते हैं, बीटा सेल्स बेसिकली बनाते हैं। इंसुलिन आके सेल मेम्ब्रेन के ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके साथ अटैच होती है, उसके अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली उसको कंट्रोल करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना। और ये मेंटेन कैसे कर रही होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके साथ जाके अटैच होती है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे हमारे पास है साइटोप्लाज्म। इट इज द पार्ट विच सराउंड और कवर द न्यूक्लियस। अब सेल के दरमियान में एक तो उसकी होगी मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल्स होता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मीन आउटर वाले रीजन में सारा कुछ मौजूद होता है। सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद है जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम जोन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसमें दो जोन्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म एंड दूसरा है एंडो। एक्टो का मतलब होता है बाहर, यानी कि नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, सेल के सबसे बाहर मेम्ब्रेन है, तो वो जो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, मीन जो आउटर साइड की तरफ जो रीजन है, जो जोन है, उसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म। देन सेकंड हमारे पास है एंडोप्लाज्म। एंडो मीन अंदर वाला। अब अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। सो वो हिस्सा दैट इज नियर टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के करीब है, उसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्म। उसके बाद एक कंपोजिशन, जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें दो पार्ट्स हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें एक होता है फ्लूइड पार्ट। इट इज ए क्लियर फ्लूइड जिसको आप साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल क्या होता है कि क्लियर फ्लूइड जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, उसको हम नाम देते हैं साइटोसोल्स का। साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल सच एज सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, एंजाइम्स वगैरह उसमें मौजूद होते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनल, साइटोसोल और अदर ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें हर एक चीज को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का, सिवाय न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूक्लियस इसमें इंक्लूड नहीं है। सिंपल आप देख सकते हैं कि सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तीन चीजें इसमें है, मेन जो कंपोनेंट है। अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो चीजें हैं। एक उसके अंदर साइटोसोल जो कि फ्लूइड पोर्शन है, एंड देन उसके अंदर क्या है? अदर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में क्या आएगा? गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकल। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं जो बिल्कुल ट्यूब्स की फॉर्म में होती है। ये आपको नजर आ रही है, जिस तरह ये ट्यूब्स बनी हुई, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का।
अब जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ मीन जिनकी सरफेस के ऊपर कुछ ग्रेन्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर भी कह सकते हैं, या तुम उसको ग्रेन्युलर कहेंगे, मीन उसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है स्मूथ। स्मूथ मीन जिसको हम ए ग्रेन्युलर भी कहते हैं, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर कोई ग्रेन्स नहीं होते, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास 3 डायमेंशन एक उन्होंने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखाया गया है कि किस तरह से ये सारी ट्यूब्यूल्स होती है। रफ देखिए, रफ की सरफेस के ऊपर आपको थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेन नजर आ रहे हैं बिल्कुल। और ये जो स्मूथ है ना, ये वाले जो थोड़े से येलो कलर में है, ये बिल्कुल स्मूथ है, इनकी सरफेस के ऊपर आपको कोई ग्रेन्स नजर नहीं आ रहा। अब ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि रफ की सरफेस के ऊपर मौजूद है, ये बेसिकली इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? अब जो दोनों हैं टाइप्स, जिसमें हमारे पास रफ आ जाता है एंड देन हमारे पास है स्मूथ, ठीक है, दोनों की जो टाइप्स है ना, उसके फंक्शन है बेटा वो मुख्तलिफ है। पहला फंक्शन हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्म, उसको हम रफ कहते हैं। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को बनाना। सो रफ का काम होता है बेसिकली प्रोटीन्स को बनाना। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन्स को बनाने में और उसको ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसके फंक्शंस क्या हैं? लिपिड बायोसिंथेसिस एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर लिपिड्स को बनाते हैं और देन उन सेल्स में उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से की। इन लिवर देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज प्रेजेंट। एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो क्वांटिटी होती है वो कहाँ मौजूद होती है? लिवर के अंदर। उसके बाद इट प्ले ए मेजर रोल इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मीन ग्लूकोज को, ठीक है, शुगर को मेटाबॉलाइज होने में हेल्प आउट करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन एंड अल्कोहल। मुख्तलिफ टॉक्सिन अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन मीन उनको ब्रेकडाउन करके उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है राइबोसोम्स, जो तीसरा ऑर्गेनल। राइबोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, सेल कंटेन्स मैनी टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नॉन एज राइबोसोम। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेल्स होता है उसके अंदर छोटी छोटी ग्रेन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स। ये आपको इसमें नजर आई है, ठीक है। जो राइबोसोम जो होती है उनको फर्दर 3 उनकी टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं टीएनआरएनए, यानी कि ट्रांसफार्मर राइबोसोम्स। उसके बाद मैसेंजर, ठीक है, आरएनए होता है, और राइबोसोमल आरएनए, 3 तरह के होते हैं। टाइप्स क्या है कि जो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं वो डिपेंड करता है उनके फंक्शंस के ऊपर कि वो काम क्या कर रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम राइबोसोम्स की टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो 2 तरह की हैं। एक हमारे पास है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स, जिसमें काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स। मीन एंडोप्लाज्म के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो इसका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जो दूसरी टाइप्स है, वो है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम। फ्री फ्लोटिंग मीन अब ये किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्री फॉर्म में होते हैं और इनका काम होता है वहां पे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को बनाना, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं जो होती है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम, जिसका काम है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को बनाना। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस क्या है। इसके 2 फंक्शन है। पहले को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा हमारे पास है ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन जो होती है एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको टर्म कहते हैं, हम उसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है अब उस मैसेंजर आरएनए से दोबारा जो ना प्रोटीन्स का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है चौथे नंबर पे गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस क्या है कि इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी, या हम इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज ए मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनियस मीन इसकी एक मेम्ब्रेन होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैक्चिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन, जिसके 2 काम है।
एक तो मीन चीजों के मुख्तलिफ पैक्स बनाती है, जिस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको सेल्स के अंदर उसके पैक्स बनाती है, वेसिकल्स बनाती है, ताकि उन वेसिकल्स को फिर ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर तब जब उनकी जरूरत होती है। दूसरे नंबर पे है लाइसोसोम्स। फरमाना लाइसोसोम्स बेसिकली होते हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में चीजों को हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके फंक्शंस क्या है। टू फॉर्म लाइसोसोम्स जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी। दूसरा इसका काम है टू फॉर्म द स्क्रीटिंग सेल। स्क्रीटिंग सेल मीन जिस तरह से अब हम इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलिन बेसिकली जो है ना बीटा सेल्स जो होते हैं पेंक्रियास ग्लैंड के अंदर, तो वो सेल्स वो स्क्रीटिंग सेल्स है क्योंकि वो इंसुलिन की स्क्रीशन करते हैं, तो उन सेल्स को बनाने में गाल्जी एपरेटस इन्वॉल्व है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एंड स्क्रीटिंग वेसिकल। अब इसका एक काम क्या होता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं, लिपिड्स। क्यों? क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर मौजूद होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाता है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स की तरफ, एंड देन मुख्तलिफ स्क्रीटिंग वेसिकल्स जो होती हैं वहां पे लेके जाता है। मीन सिंपल आप कह सकते हैं कि इट एक्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। नेक्स्ट इसका काम क्या है? इसका नेक्स्ट काम है कि इट मॉडिफाइड एन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है? सैकेराइड बेसिकली बेटा कहते हैं शुगर। शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉली। ओलिगोसैकेराइड मीन जिसमें तकरीबन 2 से लेके 9 तक या 2 से लेके 8 तक कार्बो शुगर के ग्रुप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। उनको मॉडिफाइड करना, उनकी ब्रेकडाउन करना, हाइड्रोलाइसिस करना, ये मुख्तलिफ इसके काम है। उसके बाद है दिस इज द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब ये वो जगह है गाल्जी एपरेटस जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स वगैरह अक्युमुलेट होते हैं और उनके वहां पे ब्रेकडाउन होती है क्योंकि ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? ये बेसिकली सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन है, ये आपको जिस तरह डायग्राम नजर आती है धागे की तरह इस तरह हमारे पास नजर आती है। दैट सिंथेसाइज हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप। इसका काम होता है एनर्जी के ग्रुप्स बनाना, खासतौर पर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर बनते हैं जो आगे जाके फर्दर एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में ग्रुप चेंज हो जाते हैं जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? एक कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड्स बाय लेयर। प्रोटीन मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई लेयर्स है, डबल लेयर्स होती है जिसमें 2 हिस्से होते हैं। एक को हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे होते हैं इनर। ये आप देख सकते हैं आउटर मीन बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आउटर, इनर ये अंदर वाली। जो इस तरह ये थ्रेड के साथ साथ जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। साइज कितना होता है इसका? इट हैज डिफरेंट साइज एंड शेप। इट इज मोटाइल। मोटाइल मीन मूवेबल होती है। लोकलाइज्ड एट इंट्रासेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी। सेल के अंदर मौजूद होती है जिसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि सेल्स जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके। अब इसके बाद कितना है कि इट इज वाइड 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर और इसकी लेंथ जो होती है वो अप टू 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारे पास है शेप क्या है। दीज आर जो होती हैं लोंगेटेड इन शेप, इनके लंबे होते हैं, लाइक सिगार शेप, जिस तरह सिगार की शेप होती है। दीज आर द सिंगल एंड ब्रांच, सिंगल भी हो सकते हैं ब्रांच में जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। कंपोजिशंस क्या है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन लोअर क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट। मीन इसमें प्रोटीन्स और जो होती हैं, ठीक है, वो और लिपिड दोनों स्मॉल क्वांटिटी में हम ऐड करते हैं एंड देन इसमें कुछ डीएनए और कुछ आरएनए की क्वांटिटी भी ऐड करते हैं तो इसको बनाते हैं, ये इसकी कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज फॉर्मेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी का यूनिट है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होती हैं कि एटीपी बनते हैं। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आगे फॉस्फेट्स की यूनिट बनाते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद है प्रोविक एसिड, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि मुख्तलिफ एसिड जिसमें अमीनो एसिड आ जाती है, फैटी एसिड वगैरह,
तो वहां पे ये कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम्स आगे मुख्तलिफ यूनिट्स वगैरह बनाते हैं बॉडी के अंदर, तो मुख्तलिफ इसके काम होते हैं। जब एसिटाइल कोएंजाइम्स इज ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये इसके काम थे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके बाद टिश्यू का टॉपिक, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।